प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है चंगेज़ खान। आज हम चंगेज़ खान के जीवन और उसकी विजयों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चंगेज़ खान जो कि एक मंगोल शासक था और उसने एक विशाल यायावर साम्राज्य की नींव रखी थी। चंगेज़ खान मंगोलों का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक था। उसने बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकत्रित किया और उन सब को जीतकर या उनके ऊपर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि चंगेज़ खान की एक बहुत बड़ी सफलता थी। चंगेज़ खान क्योंकि यायावर या खानाबदोश कबीलों से संबंधित था, इसलिए उसे विरासत में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। उसके अंदर योग्यता थी, शक्ति थी और इन्हीं के बल पर उसने अपने प्रयासों से अनेक क्षेत्रों को विजित किया और उनको संगठित भी किया और उनको एक अच्छा शासन प्रबंध भी प्रदान किया। चंगेज़ खान ने अपनी इन्हीं योग्यताओं के बल पर एक विशाल यायावर साम्राज्य की नींव रखी और उसे एक नई दिशा देने में योगदान दिया। अब हम पढ़ते हैं चंगेज़ खान के जीवन के बारे में। चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ, इसके बारे में बहुत से इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं उसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ मानते हैं। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कि एक छोटे से कबीले का मुखिया था। उसके कबीले का नाम कियात था, मतलब कि उसका पिता येसुजेई कियात कबीले का मुखिया था और वह बोर्जिगिद कुल से संबंध रखता था। चंगेज़ खान की माता का नाम ओलुन इके था और वो ओंगिरत कबीले से संबंधित थी। चंगेज़ खान के बचपन का नाम तेमुजिन था। कहा जाता है कि जिस समय चंगेज़ खान का जन्म हुआ उस समय उसका पिता अपने एक विरोधी तातार कबीले के मुखिया तेमुजिन को हराकर वापस आ रहा था। इसलिए जो मंगोलियाई परंपराएं थी उनके अनुसार नवजन्मे बालक का नाम वही रखा जाता है जिसको पराजित करके आया जाता है, तो इसलिए उसका नाम तेमुजिन रखा गया। मंगोलियाई परंपराओं के अनुसार छोटे बच्चों की सगाई कर दी जाती थी। तो जब तेमुजिन 9 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसकी सगाई बोर्टे नामक एक लड़की के साथ कर दी। बोर्टे तेमुजिन की माँ ओलुनिके के कबीले से संबंधित थी। बोर्टे का पिता देई सेचन था, जो कि ओंगिरत कबीले का मुखिया था। देई सेचन इस कबीले में अपनी बेटी की सगाई करके बहुत ज़्यादा खुश था और वो दोनों अपने संबंधों को अधिक मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि जब दो कबीले आपस में संबंधित हो जाते थे तो उनकी जो शक्ति थी उसमें वृद्धि हो जाती थी, तो इसलिए वो मजबूत करना चाहते थे। उस समय मंगोलिया में ये भी परंपरा थी कि जब सगाई हो जाती थी तो उसके पश्चात विवाह तक लड़का लड़की के घर में ही रहता था और इसी का पालन करते हुए येसुजेई ने तेमुजिन को बोर्टे के पिता के पास छोड़ दिया और स्वयं वो अपने घर की ओर चल दिया। जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में येसुजेई के दुश्मनों ने उसको पहचान लिया। उसके दुश्मन तातार कबीले के थे और उन्होंने धोखे से येसुजेई को विष पिला दिया। 3 दिन के पश्चात जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो चंगेज़ खान तेमुजिन अभी बहुत छोटा ही था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु सुनकर जो तेमुजिन की माता थी ओलुनिके, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसके सामने अब ये समस्या खड़ी होगी कि वे अपने 5 बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से करेगी, क्योंकि तेमुजिन का पिता येसुजेई कियात कबीले का मुखिया था, लेकिन कियात कबीले के जो सदस्य थे उन्होंने ओलुनिके को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी स्त्री के अधीन नहीं रहना चाहते थे और तेमुजिन को भी उन्होंने मुखिया मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अभी एक बच्चा था। तो इसलिए ओलुनिके को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो एक बहादुर स्त्री थी, इसलिए उसने उस समय की स्थिति को संभालते हुए शिकार करना शुरू किया और जंगली फलों को एकत्रित करके अपने बच्चों का पालना शुरू किया
और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और इसके साथ साथ तेमुजिन को अपने कबीले की महान गाथाएं, गौरव गाथाएं सुनाकर उसमें एक नई प्रेरणा भरने लगी, ताकि वो बहादुर बने। वो अब इस डर से ना बैठ जाए कि उसके पिता की हत्या कर दी और वो भी शक्तिहीन हो जाए। उसमें शक्ति का संचार करने के लिए उसको महान गाथाएं सुनाकर उसको बड़ा करने लगी। जब तेमुजिन बड़ा हुआ तो वो एक शक्तिशाली और उत्साही युवा बन चुका था। एक बार उसके विरोधी कबीले वालों ने तेमुजिन पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया, लेकिन तेमुजिन ने उस समय संकट में अपने आप को देखकर भी अपना धैर्य नहीं खोया और वो ध्यान रखने लगा कि किस प्रकार से यहाँ से वो भागकर अपनी जान बचा सकता है। एक दिन उसने देखा कि कबीले के लोग आपस में रंगरलियाँ मना रहे थे। उसने उनको जैसे ही देखा, अवसर उसको मिला और उसने वहाँ से भागने में अपना भला समझा और वहाँ से मौका देखते ही वो भाग गया और आके अपने परिवार में मिल गया। इस घटना से उसको बहुत ही प्रभाव पड़ा इस घटना का उसके जीवन के ऊपर, और वो अब और भी शक्तिशाली बन गया। एक दिन कुछ चोरों ने उसके परिवार के 9 घोड़ों में से 8 घोड़ों को चुरा लिया। मतलब उनके पास जो घोड़े थे उनको चोरों ने चुरा लिया। तब तेमुजिन को जब इसका पता चला तो वो अकेले ही, उसको ये नहीं डर लगा कि भाई 8 घोड़ों को चुराने वाला एक गुट होगा या एक समूह होगा तो उनका वो सामना अकेला कैसे करेगा। लेकिन वो बहादुर था, शक्तिशाली था, वो अकेला ही अपने घोड़ों को ढूंढने के लिए चला गया। जब वो घोड़ों को ढूंढने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बोगुर्चू नामक युवक मिला। वो भी उसकी बहादुरी की बातें सुनकर उसके साथ चल दिया और दोनों ने चोरों को घेर कर उनसे अपने घोड़ों को छुड़वा लिया। इसके पश्चात बोगुर्चू ने और तेमुजिन में मित्रता स्थापित हो गई। सबसे पहला मित्र तेमुजिन का बोगुर्चू बना। उन्होंने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया। जब तेमुजिन 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह बोटे के साथ कर दिया गया। सगाई तो उसकी पहले ही हो गई थी, लेकिन अब 18 वर्ष की आयु में उसका विवाह बोटे के साथ कर दिया गया। इस विवाह के कारण तेमुजिन की शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि पहले वो अकेला था, लेकिन अब इस कबीले के संबंध उसके साथ जुड़ जाने से उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। तेमुजिन ने कुछ समय के बाद जमुका नामक युवक को, जो कि जजीरात कबीले से संबंधित था, अपना सगा भाई या आंडा बनाया। आंडा से क्या अभिप्राय होता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आंडा से क्या अभिप्राय है। आंडा उसे कहा जाता था जिसे मंगोल सौगंध के आधार पर अपना सगा भाई बना लेते थे और फिर इसको वो बाद तक इस मित्रता को निभाते थे। ठीक है, समझ आ गया। आंडा से क्या अभिप्राय है, मंगोल जिन्हें सौगंध के आधार पर अपना सगा भाई बना लेते थे उसे आंडा कहा जाता था। तो सबसे पहले जमुका को तेमुजिन ने अपना सगा भाई या आंडा बनाया। इसके बाद तेमुजिन तुगरिल खां, या जिसे ओंग खां के नाम से भी जाना जाता था, ओंग खां के नाम से भी जाना जाता था, उसके दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा। तुगरिल खान कैराइट कबीले का मुखिया था और तेमुजिन के पिता का सगा भाई या आंडा बना हुआ था। जैसे अभी इसने जमुका को अपना सगा भाई या आंडा बनाया था ना, वैसे ही तुगरिल खां येसुजेई का सगा भाई या आंडा था। तुगरिल खान ने जब वो उसके दरबार में पहुंचा तो उसका बहुत स्वागत किया, और लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उस समय क्या हुआ, मैरकेट कबीले के मुखिया ने तेमुजिन के कैंप के ऊपर आक्रमण किया और उसकी पत्नी को, जो बोटे थी, उसको वहाँ से भगाकर अपने साथ ले गया। इसका कारण क्या था कि मैरकेट कबीले ने उसकी पत्नी को क्यों वहाँ से चुराया या बंदी बनाकर लेकर गए। इसका कारण ये था कि तेमुजिन के पिता येसुजेई ने 20 वर्ष पहले मैरकेट कबीले के मुखिया की पत्नी ओलुन इके को वहाँ से भगाकर उसके साथ विवाह कर लिया था। तो अब वो उसका बदला लेना चाहते थे कि 20 वर्ष पहले उन्होंने उनकी पत्नी को यहाँ से भगाया था, तो इसलिए अब वो उनके बेटे की पत्नी को वहाँ से भगाकर ले गए। लेकिन तेमुजिन की सहायता करने के लिए उसके साथी थे, उन्होंने इस संकट के समय में उसकी मदद की। कौन कौन थे? जमुका और तुगरिल खान, उन्होंने उसकी मदद की और वो अपनी पत्नी बोटे को मैरकेट कबीले के चंगुल से छुड़ाने में सफल हो गया और वहाँ से अपनी पत्नी को छुड़ाकर ले आया। अब ये इतनी जो उसको सफलताएं मिली थी, इन सफलताओं के आधार पर तेमुजिन दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था, उसके साहस में वृद्धि होती जा रही थी और उसके जो मित्रता थी जमुका और तुगरिल खां के साथ, उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था।
और जमुका को अब जब उसने देखा कि तुगरिल खां और तेमुजिन में मित्रता बढ़ती जा रही है तो उसको थोड़ा सा उससे ईर्ष्या होने लगी और वो उसके विरोधी कबीलों के साथ गठजोड़ करने लगा। तेमुजिन इसको सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुगरिल खान के सहयोग से जमुका को पराजित किया, जो कि उसकी एक महान सफलता थी। इसके पश्चात तेमुजिन ने कई जो कबीले थे, मंगोल कबीले थे, जिनमें प्रमुख थे तातार, नेमन, केराइट, उनको भी पराजित किया। और बाद में कुछ समय के बाद तुगरिल खान, जो कि उसका साथी था या उसके पिता का सगा भाई आंडा था, वो भी उसका शत्रु बन गया, लेकिन तेमुजिन ने उसको भी पराजित किया। और इस तरह से इन सभी को पराजित करने के पश्चात तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। तेमुजिन की ये सारी जितनी भी विजय थी या जितनी भी उसकी उपलब्धियां थी, उनको देखकर, उसकी शक्ति को देखते हुए, उसके साहस को देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए, जो कुरिलताई क्या होती थी, मंगोल सरदारों की सभा होती थी, उसने 1206 ईस्वी में उसे चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया। चंगेज़ खान से क्या अभिप्राय है? चंगेज़ खान का अर्थ होता है सार्वभौम शासक, पूरी पृथ्वी का शासक। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कि कुरिलताई से क्या अभिप्राय है? कुरिलताई मंगोल सरदारों की सभा होती थी। ठीक है, और चंगेज़ खान से क्या अभिप्राय है? चंगेज़ खान का अर्थ है सार्वभौम शासक। तो कुरिलताई, जो कि मंगोल सरदारों की सभा थी, उसने 1206 ईस्वी में तेमुजिन को चंगेज़ खान की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, उसको चंगेज़ खान की उपाधि प्रदान कर दी गई। अब उसने अन्य विजयों की तरफ ध्यान दिया, उसने अन्य क्षेत्रों को विजय करने की तरफ अपना ध्यान किया। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो विषय है वो है चंगेज़ खान की विजय। ठीक है, ये जीवन हो गया ना, अभी हम जीवन पढ़ते, उसका जीवन हो गया, उसके बारे में पता लग गया। अब उसकी विजय है। 1206 ईस्वी में चंगेज़ खान मंगोलों का शासक बन गया। ठीक है, तो उस समय उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की तरफ ध्यान दिया कि अब शासक तो बन गया, लेकिन अब जब तक वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं करेगा तब तक एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की तरफ ध्यान दिया और इसी उद्देश्य से उसने एक विधि संहिता की स्थापना की, जिसे कि यास कहा जाता है। ये क्वेश्चन यास वाला हम बाद में करेंगे, ये अलग से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि चंगेज़ खान ने एक विधि संहिता, जिसमें कानून होते हैं शासन को किस प्रकार से चलाया जाएगा, को लागू किया। और उसके बाद उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। शक्तिशाली सेना का गठन क्यों किया? कहीं भी विजय प्राप्त करनी तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? सेना की आवश्यकता है। तो उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और इस सेना के सहयोग से ही उसने महान सफलताएं प्राप्त की। अब कौन कौन सी उसको सफलता मिली उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है चीन की विजय। सबसे पहले चंगेज़ खान ने चीन की तरफ अपना ध्यान किया, चीन को विजय करने की तरफ उसने अपना ध्यान लगाया। उस समय चीन 3 राज्यों में विभाजित था। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से वहाँ पर वंश शासन करते थे। उत्तर पश्चिमी भाग में सीसिया लोगों का राज्य था। चीन के उत्तरी भाग पर चिन राजवंश का शासन था और दक्षिणी चीन में शुंग वंश के शासक शासन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 राजवंशों का शासन था। कौन कौन से थे? सीसिया, चिन और शुंग राजवंशों का शासन था। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जिस समय चंगेज़ खान ने वहाँ पर आक्रमण किया उस समय चीन में कितने राजवंशों का शासन था, तो आप बोलेंगे कि 3 राजवंशों का शासन था, जिनमें से सीसिया, चिन और शुंग वंश प्रमुख थे। ठीक है, चंगेज़ खान ने 1209 ईस्वी में सीसिया लोगों को पराजित किया। 1211 ईस्वी में मंगोलों ने चीन पर आक्रमण किया। बेशक से ये आक्रमण जो था उनका रोक दिया गया बीच में ही, लेकिन इस समय के बाद उन्होंने 1213 ईस्वी में मंगोलों ने चीन की महान दीवार को भी नुकसान पहुंचाया और 1215 ईस्वी में उन्होंने पीकिंग को भारी लूटा और पीकिंग पर अधिकार भी कर लिया। वहाँ पर काफ़ी लूट मार मचाई और उसके बाद उसके ऊपर विजय भी प्राप्त कर ली। चीन
राजवंश के शासक को अपनी बेटी का विवाह भी चंगेज़ खान से करना पड़ा, क्योंकि वो पराजित होता जा रहा था तो उसको उसकी शर्तों को मानना पड़ा था। तो इस समय में उसको अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करना पड़ा। 1216 ईस्वी में चंगेज़ खान वापस मंगोलिया लौट आया और पीकिंग की विजय के पश्चात चंगेज़ खान के सैनिकों का भी मनोबल बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि जब हमने चीन जैसे क्षेत्रों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो हम कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते। तो इससे उनका मनोबल जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इसके साथ साथ चंगेज़ खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो यहाँ पर से चीनी सेना के अनेक इंजीनियरों को भी बंदी बनाकर ले आया, क्योंकि उनको पराजित कर दिया था तो वो सारे युद्ध बंदी बनाकर वो लेकर आया। और ये इंजीनियर जो थे वो उसके बहुत ही काम आए। उन्होंने यहाँ पर आकर चंगेज़ खान की सेना को प्रशिक्षण दिया, मतलब कि उसके पास एक विशाल सेना तो थी लेकिन प्रशिक्षित सेना नहीं थी, ना ही संगठित सेना थी। तो इन इंजीनियरों ने, जो कि चीनी सेना के थे, उन्होंने चंगेज़ खान की सेना को प्रशिक्षित करने और उनको अनुशासित और संगठित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इससे उसको बहुत अधिक लाभ हुआ। फिर दूसरा है कराखिता की विजय। कहा जाता है कि जिस समय चंगेज़ खान वहाँ पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा था तो उस समय कराखिता में कुचलुग का शासन था, जो कि नेमन कबीले से संबंधित था। चंगेज़ खान नेमन कबीले को पहले पराजित कर चुका था। तब उस समय कुछ लोग वहाँ से भागकर कराखिता आ गया था। जब चंगेज़ खान ने नेमन कबीले को पराजित किया था तो कुछ लोग वहाँ से भागकर कराखिता आ गया और वहाँ के शासक चिलुकू की बेटी से उसने विवाह कर लिया। लेकिन उसने चालाकी से 1211 ईस्वी में वहाँ का तख्ता पलट दिया और स्वयं शासक बन गया। और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और वहाँ की लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो इस्लामी धर्म को या मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो इसलिए उसने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। तो इसलिए वहाँ की जो जनता थी वो कुछ लोग के विरुद्ध हो गई और उनको लगने लगा कि अगर कभी कोई आक्रमण करेगा तो वो इसका साथ नहीं देंगे। इसी बात का लाभ उठाकर चंगेज़ खान ने अपने सेनापति जेब को कराखिता पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और जेब ने भी बड़ी आसानी से कराखिता पर अधिकार कर लिया। और इस विजय के पश्चात मंगोल साम्राज्य अमुदरिया, तुराल और ख्वारिज़म तक फैल गया। ठीक है। फिर उसके बाद है ख्वारिज़म के शाह के विरुद्ध अभियान। 1200 ईस्वी में मोहम्मद ख्वारिज़म का नया शासक बना और उसने वहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और अपनी शक्ति को भी सुदृढ़ बना लिया। चंगेज़ खान के लिए ख्वारिज़म के शाह का मुकाबला करना बहुत कठिन था, लेकिन उस समय परिस्थितियां जो थी वो चंगेज़ खान के अनुकूल चल रही थी। इसके बहुत से कारण जिम्मेदार थे, मतलब कि चंगेज़ खान के लिए ख्वारिज़म के शाह को पराजित करना एक मुश्किल काम था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी जिसका चंगेज़ खान लाभ उठा सकता था और ख्वारिज़म के शाह को पराजित कर सकता था। तो वो क्या परिस्थितियां थी या क्या कारण थे जिसकी वजह से परिस्थितियां चंगेज़ खान के पक्ष में थी? सबसे पहला है, मोहम्मद ने विशाल साम्राज्य को तो स्थापित कर लिया था लेकिन उसे संगठित नहीं किया था। तब एक विशाल साम्राज्य हो लेकिन संगठित ना हो तो उसको सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल काम है। जब तक एक विशाल साम्राज्य को अच्छी ढंग से उसके ऊपर शासन ना किया जाए, प्रशासन ना किया जाए, उसको अपने अधीन ना किया जाए, संगठित ना किया जाए, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर सकता था। तो यही कमी थी कि मोहम्मद ने जीत तो लिया लेकिन उसको संगठित नहीं किया था। दूसरा, उसने बगदाद के खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, जिससे इस्लामी जगत मोहम्मद के विरुद्ध हो गया था, क्योंकि खलीफा जो सबसे बड़ा होता था तो खलीफा को ही जब वो मान्यता नहीं दे रहा था तो जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो सब उसके विरुद्ध थे। तीसरा, मोहम्मद ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके बहुत से लोगों को अपना शत्रु बना लिया था। क्यों? जितने भी क्षेत्रों को हम विजित करेंगे तो वो सब क्या बन जाएंगे? हमारे शत्रु बन जाएंगे। तो इसलिए मोहम्मद ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उसके बहुत से शत्रु खड़े हो गए और अगर उसके ऊपर कोई आक्रमण करता तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। चौथा, मोहम्मद के तुर्की और ईरानी प्रशासनिक अधिकारियों के बीच परस्पर देश की भावना थी। मोहम्मद के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो शासन संबंधी जिम्मेदारियां संभालते थे, उसमें कुछ तुर्की थे और कुछ ईरानी थे। अब दोनों अलग अलग उससे संबंधित थे, तो इसलिए उनमें आपसी
बैर विरोध था, उनमें एकता की भावना नहीं थी, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। तो अब ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बल पर एक विशाल साम्राज्य को संभाल कर नहीं रखा जा सकता था, सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। इसलिए चंगेज खान जैसे आक्रमणकारी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते थे। पांचवा, उस समय की सड़कें सुरक्षित नहीं थी, शासक ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। व्यापारी वर्ग भी दुखी था, व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे तो उनके माल और धन को लूट लिया जाता था, तो वो सब अपने शासक के विरुद्ध थे। छठा, मोहम्मद ने किसानों के ऊपर भारी कर लगाए हुए थे, तो किसान भी उसके विरुद्ध हो गए थे। सातवां, मोहम्मद की सेना भी प्रशिक्षित नहीं थी। एक प्रशिक्षित सेना ही, विशाल सेना से कुछ नहीं होता। अगर एक सेना प्रशिक्षित है, संगठित है, अनुशासित है, वही सेना अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर सकती है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। लेकिन मोहम्मद ने अपनी सेना को भी प्रशिक्षित नहीं किया था, तो ऐसी सेना के बल पर वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकता था। और आठवां, मोहम्मद की माँ उसके होनहार बेटे जलालुद्दीन को गद्दी पर बिठाना चाहती थी, इसलिए वो लगातार दरबार में षड्यंत्र रचने में व्यस्त रहती थी। और ऐसे षड्यंत्रों के समय के दौरान अगर कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण करे तो उसको विजय पाना बहुत ही सरल कार्य था। तो चंगेज खान के लिए एक अच्छा मौका था, इसलिए वो उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता था। ख्वारिज़्म का शाह मोहम्मद चंगेज खान के साथ मित्रता बनाने का इच्छुक था, क्योंकि उसको पता था कि चंगेज खान एक शक्तिशाली, और अगर उसने आक्रमण किया तो वो उससे कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसको पराजय का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो चाहता था कि उसके साथ मित्रता हो जाए और उसके साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो सके। तो इसलिए उसने क्या किया, जब उसने देखा कि चंगेज खान ने चीन को विजिट कर लिया तो वैसे ही उससे डर रहा था, तो उसने क्या किया, मित्रता स्थापित करने के लिए एक दूत मंडल को उसके दरबार में भेजा। चंगेज खान ने भी दूत मंडल का स्वागत किया और उसने भी मित्रता स्थापित करना चाहता था, जिससे दोनों साम्राज्यों के बीच में व्यापारिक संबंध जो थे वो अच्छे हो सके। मोहम्मद के दूत मंडल ने वापस जाकर चंगेज खान को उत्तरी विजय का विवरण दिया कि चंगेज खान ने किस प्रकार से उत्तरी चीन को विजित किया है, लेकिन उसने कोई भी व्यापारिक संबंधी अपनी सहमति प्रकट नहीं की। मोहम्मद से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर चंगेज खान ने 1218 ईस्वी में अपने एक 4 सदस्य मोहम्मद के पास भेजे, जिससे कि वो व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। जब ये 4 सदस्यों का व्यापारिक मंडल ख्वारिज़्म के साम्राज्य ओट्रार नामक स्थान पर पहुंचा, तो वहाँ के गवर्नर इनाल खान ने मंगोल के दूतों की हत्या कर दी। जब चंगेज खान के पास ये समाचार पहुंचा तो उसने मोहम्मद से इनाल खान को उसके हवाले करने के लिए कहा कि ताकि उसको वो दंड दे सके, लेकिन मोहम्मद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो अब चंगेज खान ने उसको दंड देने का निर्णय किया और 1219 ईस्वी में उसने 1 लाख सैनिकों के साथ ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया और 1219 से लेकर 1221 ईस्वी तक ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, मर्व, निशापुर, हेरात क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। चंगेज खान ने जिन नगरों को अपने अधीन किया और जिन नगरों ने चंगेज खान का प्रतिरोध किया उन सभी नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पूरी तरह से उसने उनको उजाड़ कर रख दिया। कहा जाता है कि निशापुर में जब उसने घेरा डाला तो उस समय एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई। तो चंगेज खान ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि इस नगर को इस तरह से विध्वंस किया जाए कि पूरे नगर में हल चलाया जा सके। राजकुमार की हत्या की गई है, इसलिए उसका बदला लेने के लिए ऐसा नरसंहार किया जाना चाहिए कि इस नगर के समस्त जानवरों, जिसमें कुत्ते बिल्ली भी शामिल हो, किसी को भी जीवित न रहने दिया जाए, पूरा नगर जो है वो समाप्त कर दिया जाए। चंगेज खान ने जिन भी नगरों पर आक्रमण किया उन नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पूरी तरह से उनको ख़त्म कर दिया। इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। चंगेज खान ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसने अपना अधिकतर जीवन युद्धों में ही बिताया था, मतलब उसका ज़्यादातर समय जो था वो युद्ध लड़ने में ही व्यतीत हुआ और 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।
अपनी मृत्यु से पहले उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, जो कि फारस से लेकर पीकिंग तक और साइबेरिया से लेकर सिंध तक फैला हुआ था। चंगेज़ खान ने अपनी मृत्यु से पहले काराकोरम को अपनी राजधानी घोषित किया था। कहा जाता है कि चंगेज़ खान का साम्राज्य इतना विशाल था कि अगर कोई भी यात्री मंगोल साम्राज्य की यात्रा एक सिरे से दूसरे सिरे तक करना चाहता था तो उसको 2 वर्ष का समय लग जाता था। इतने विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। चंगेज़ खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बहुत से क्षेत्रों को उसने विजित किया और खाना बदोश कबीलों को एकत्रित करके यायावार साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यायावार जो कि घुमक्कड़ होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, स्थायी निवास नहीं करते, लेकिन चंगेज़ खान ने अपनी योग्यता के बल पर उन सभी कबीलों को विजित करके एक विशाल यायावार साम्राज्य की स्थापना की। तो चंगेज़ खान की सफलता के लिए क्या कारण जिम्मेदार थे? किस वजह से चंगेज़ खान एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सका? चंगेज़ खान स्वयं एक वीर, साहसी और योग्य नेता था। वो इतना शक्तिशाली था कि शत्रु उसके नाम से ही कांप उठते थे, उससे डरते थे और पहले ही अपने उसके समर्पण कर देते थे। दूसरा, उसके पास एक शक्तिशाली और संगठित सेना थी, जिसको अनुशासित करने में, प्रशिक्षित करने में और उनको हर तरह से शक्तिशाली बनाने में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा, उसने मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवार के कौशल को अपनी सेना को गति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया। उसको पता था कि जो तुर्क हैं और मंगोल हैं वो घुड़सवारी में बहुत निपुण होते हैं, तो अपनी सेना को घुड़सवार सैनिकों के अधीन किया, जो कि तेजी से, फुर्ती से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, शत्रुओं का सफाया कर सकते थे, तो उनको उसने बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया। चौथा, उसने शिकारी संग्रहकों को तीर अंदाजी के कौशल का भी लाभ उठाया। जो शिकारी संघ, क्योंकि इनका काम क्या था, पशुपालन, शिकार संग्रहण था, तो शिकारी संग्रहक जो थे उसको पता था कि वो तीरंदाजी बहुत अच्छी तरह से करते थे, पशुओं का वध करना या उनका शिकार करना बड़े अच्छे ढंग से करते थे। तो इसलिए उसने तीरंदाजों की अलग सैनिक टुकड़ियां तैयार की, जो कि घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ सकती थी और शत्रु का सफाया कर सकती थी। पांचवा, उसने घुड़सवार दस्तों को आसपास के भूभागों से परिचित करवाया कि अगर शत्रु से आक्रमण करना पड़े तो कैसे हम कहां से जा सकते हैं, कहां से निकल सकते हैं, किस प्रकार से आक्रमण कर सकते हैं, इन सभी का उसने उनको परिचय कराया, अभ्यास करवाया। और इसके साथ साथ उनको मौसम की जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया। हर प्रकार के मौसम में किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से शत्रुओं का सामना करना है, उनके अभ्यास करवा के उनको परिपक्व बनाया। छठा, उसने नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों को राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। उसने अपने सैनिकों को भी बर्फ की नदियों में से निकलना, शत्रु को पकड़ना, शत्रु को घेर कर मारना, ये सब प्रशिक्षण दिए, जिससे कि उसके सैनिक हर परिस्थिति में, हर मौसम में भली भांति लड़ सके। सातवां, चंगेज़ खान ने शत्रु दुर्गों को नष्ट करने के लिए सैनिकों को घेराबंदी तंत्र या नेपथा बमबारी का प्रयोग करना सिखाया और इसका प्रयोग करने से उनके आक्रमण की गति जो थी वो तीव्र हो गई। आठवां, चंगेज़ खान के इंजीनियरों ने हल्के चल उपकरणों का निर्माण किया ताकि सेना की रफ्तार में तेजी आ सके और ऐसे यंत्रों के युद्ध में घातक प्रभाव देख सकें। नौवां, चंगेज़ खान की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गुप्तचरों के बल पर ही वो अपने शत्रुओं को पराजित करने में सफल हो सकते थे। उनके जासूस युद्ध के समय से पहले शत्रु की कमजोरियों का पता लगा लेते थे। वो शत्रु की सेना में जाकर ऐसे घुल मिल जाते थे कि किसी को पता भी नहीं लगता था कि ये गुप्तचर हैं, और वहाँ जाकर उनकी सारी तैयारियों की जानकारी ले लेते थे और वहाँ की उनकी कमजोरियाँ, उनकी छोटी से छोटी बात, उनके शस्त्र, उन सब की जानकारी लेकर वापस आ जाते थे। और ये जो गुप्तचरी व्यवस्था थी, इससे उनको युद्ध करने में बहुत अधिक मदद मिलती थी। और इसके साथ साथ वो जाके मंगोलों के लिए झूठी झूठी बातें, उनके बहादुरी के किस्से, उनके भय, उनके डर को वहाँ पर फैलाए आते थे कि शत्रु पहले ही उनसे डर जाते थे और वो युद्ध करने से बचने लगते थे। तो गुप्तचर व्यवस्था से भी उसको सफलता प्राप्त हुई।
और 10वां है, चंगेज़ खान की सेना युद्ध के समय शत्रु पक्ष का अत्यधिक विनाश करती थी, इससे शत्रु पक्ष का मनोबल गिर जाता था। जैसे आपको मैंने बताया था कि जिन नगरों का वो आक्रमण करते थे और विजित कर लेते थे, उनको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करते थे, सबकी हत्या कर देते थे वहाँ पर, और पूरी तरह से वहाँ पे आग से जला दिया या संपत्ति को लूट लिया, आतंक मचा देते थे। तो इससे शत्रु पक्ष था वो घबरा जाता था, उनका मनोबल गिर जाता था और वो इतने कष्ट सहने की अपेक्षा आत्मसमर्पण करना ही अच्छा समझता था और आत्मसमर्पण कर देते थे। फिर उसके बाद है छोटा सा, चंगेज़ खान की अलोकप्रियता के क्या कारण थे। चंगेज़ खान ने इतने क्षेत्रों को विजित किया, विशाल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन फिर भी वो एक अलोकप्रिय शासक था। तो उसकी अलोकप्रियता के क्या कारण थे। सबसे पहला है, चंगेज़ खान ने युद्धों में अनेक नगरों को नष्ट कर दिया था। जितने भी विजित राज्यों के लोग थे वो अपने यायावर शासक चंगेज़ खान से कोई लगाव नहीं रखते थे, बल्कि उससे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज़ खान ने युद्धों में अधिकतर नगरों को नष्ट कर दिया था। अनेक नगर हमेशा के लिए अपना अस्तित्व खो बैठे थे, तो इससे वो लोग उससे घृणा करते थे। दूसरा, मंगोलों के आक्रमणों के कारण व्यापार को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा था। व्यापार को कैसे नुकसान पहुंचेगा कि जब आक्रमण हुए तो उससे उस समय ना काम हो सका, ना कोई कृषि हो सकी, खेत के खेत जला दिए गए, तो इससे व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसलिए लोग उनके विरुद्ध थे। मंगोलों ने युद्धों में भारी संख्या में खेतों को आग लगा दी, खड़ी फसलों को जला दिया गया, जिससे कि कृषि को नुकसान पहुंचा। चौथा, चंगेज़ खान ने युद्धों के दौरान लाखों की संख्या में लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों को अपना दास बना लिया गया, युद्धबंदी बना कर ले आए, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए ये लोग चंगेज़ खान से घृणा करते थे। पांचवा, चंगेज़ खान ने आक्रमणों के दौरान ईरान में बनी हुई नहरों की मरम्मत नहीं करवाई। मतलब जब चंगेज़ खान ने आक्रमण किए तो उस समय जो भूमिगत नहरें थी उनकी मुरम्मत नहीं हो सकी, जिससे ईरान को बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो मरुस्थल में बदल गया। इसके कृषि के कार्यों को क्षति पहुंची, कृषि के कार्यों को आघात लगा। अब ये जितने भी कारण थे, इन सभी कारणों से जितने भी धनी लोग थे, किसान वर्ग था या निम्न वर्ग था, उन सभी को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तो इन सभी कष्टों के कारण उनको चंगेज़ खान से कभी भी लगाव नहीं हुआ, वो उससे घृणा करने लगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चंगेज़ खान जो कि एक छोटे से कबीले का सदस्य था, उसने अपनी योग्यता के बल पर उन सभी कबीलों को विजित किया और एक विशाल यायावर साम्राज्य की स्थापना की। और ना सिर्फ उसने विशाल यायावर साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि उसको एक अच्छा शासन प्रबंध देने का भी प्रयास किया। धन्यवाद।